तो चलिए यहां से करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या घटना जो है वो हमारे सामने देखने को मिली है। घटना की अगर आप बात करें तो नेपाल में एक रिवर है, रिवर का नाम है भोटे कोशी रिवर। क्या नाम है? नेपाल में रिवर का नाम है भोटे कोशी रिवर, जिस रिवर में आपको ये दुर्घटना देखने को मिली, बाढ़ का इवेंट देखने को मिला। पानी एक साथ जो है वो ऊपरी क्षेत्र से निचले क्षेत्र पर आया और बहुत सारा आसपास का जो क्षेत्र था, बहुत सारी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई देखेंगी, जहां पर पूरे का पूरा एरिया जो है वो पानी की वजह से ढह गया। तमाम जो आपके मकान आसपास क्षेत्र में मौजूद थे वो सारे मकान यहां पर डूब गए। तो अब तक जो प्रारंभिक अनुमान है उस अनुमान के मुताबिक यहां पर लगभग जो है आपका ये प्रारंभिक अनुमान 110 लोगों की मृत्यु के आसपास था, लेकिन जो सबसे रिसेंट आंकड़ा अभी मैंने चेक किया था उसके मुताबिक लगभग 350 से 400 लोगों की मृत्यु जो है वो इस पूरी घटना की वजह से आपको देखने को मिली और बहुत सारे लोगों को अपनी जान यहां पर गंवानी पड़ी है। तो ये बहुत सारे लोग जो हैं इसमें लापता भी हुए हैं। इसमें बहुत सारे भारतीय लोग भी हैं, भारतीय तीर्थयात्री जो हैं वो भी यहां पर मौजूद थे, इंडियन पिलग्रिमेज जो है वो भी यहां पर मौजूद थे। तिब्बत की ओर से आई पानी की एक दीवार जो है वो आपका सप्रू बेसी और टिमोरे जो है इस क्षेत्र को नष्ट करते हुए आगे बढ़ी और कम से कम आपके 12 जल विद्युत प्रोजेक्ट जो है, 12 जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं, सड़कें जो हैं, पुल जो है वो यहां पर पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। तो प्रकृति का एक बहुत बड़ा प्रकोप जो है वो यहां पर आपको देखने को मिला है। लेकिन ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल यहां पर हमारे सामने सवाल खड़ा करता है कि यहां पर हमने शब्द इस्तेमाल किया कि ये प्रकृति का एक प्रकोप है, पर सवाल ये है कि क्या ये असल में प्रकृति का एक प्रकोप है? क्या ये असल में नेचुरल रीजंस की वजह से हुआ है या इसके पीछे कुछ मानवीय कारण भी हो सकते हैं? तो इन्हीं तमाम चीजों को इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो उसको थोड़ा सा हम डिटेल से देखेंगे, इस पूरे टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो घटना हमारे सामने हुई है, इस घटना का सबसे इमीडिएट रीजन क्या था? इसका सबसे इमीडिएट कारण क्या था? तो इस घटना के बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। जैसे कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये आपका क्लाउड बस्ट का इवेंट था, लेकिन जो वैज्ञानिकों की तरफ से जो इस संबंध में रिपोर्ट जारी की गई है उस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये क्लाउड बस्ट का इवेंट नहीं था, बल्कि इसको जो है आइस डैम बस्ट का इवेंट कहा जा सकता है। आइस डैम बस्ट का इवेंट क्या होता है? दरअसल हुआ क्या कि सबसे पहले आपका नेपाल के क्षेत्र के आसपास हमको एक भूकंप देखने को मिला था। नेपाल के क्षेत्र के आसपास एक भूकंप की घटना हुई, जिस भूकंप की घटना किसकी वजह से नेपाल का जो हिमालय क्षेत्र है वहां पर आपको एक आइस एवलांच देखने को मिला। आइस एवलांच में क्या हुआ? आइस एवलांच में क्या हुआ कि जो आपका बर्फ के कुछ टुकड़े थे, जो ग्लेशियर का कुछ हिस्सा था, वो ऊपरी क्षेत्र से टूट करके नदी के क्षेत्र में गिर गया। अब जब बर्फ का टुकड़ा नदी के क्षेत्र में गिरा तो उसने नदी के पानी को ब्लॉक कर दिया, नदी के पानी को इस तरीके से ब्लॉक कर दिया। अब जब नदी का पानी ब्लॉक हो गया तो जाहिर तौर पर ऐसा तो है नहीं कि नदी का पानी आना बंद हो जाएगा या बहना बंद हो जाएगा। नदी का पानी लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता रहा और प्रेशर जो है, जो यहाँ पर ये जो बाधा यहाँ पर बनी थी, जो दीवार यहाँ पर बनी थी, इस दीवार पर लगातार प्रेशर डेवलप होता रहा और जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो ये दीवार यहाँ पर टूट गई। इसी को कहा जाता है आइस डैम बस्ट। जब दीवार टूट गई तो इसको कहा गया आइस डैम बस्ट। और जब ये दीवार टूटी तो ये सारा का सारा पानी जो यहां पर पहले इकट्ठा हो रहा था, क्योंकि बहुत सारा पानी जो है वो इकट्ठा हो चुका था, तो बहुत सारा पानी जो इकट्ठा हुआ था वो पानी जो है वो आपका ऊपरी इलाके से बहते हुए निचले इलाकों में आना शुरू हो गया और इसी वजह से आपको ये इतनी बड़ी घटना यहां पर देखने को मिली है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले ये घटना हुई क्यों है। इस घटना में आपको सबसे पहले देखने को मिला था, इस घटना में आपको सबसे पहले आइस एवलांच देखने को मिला। वहां पर फिर आपका आइस एवलांच की वजह से जो भोटे कोशी रिवर थी, उस रिवर पर जो आपका एक टेम्परेरी डैम जो है वो यहां पर बन गया। इस टेम्परेरी डैम के टूटने की वजह से बहुत सारा पानी जो है वो ऊपरी इलाकों से निचले इलाकों में आ गया। तो ये हमने देखा कि आपका जो घटना हुई है वो घटना हुई क्यों है, उसके पीछे के क्या कारण थे। अब हम बढ़ते हैं यहां पर आगे और बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है ISGS फाउंडेशन कोर्स। इस पूरे कोर्स में बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, लगभग 400 प्लस स्ट्रक्चर क्लासेस यहां पर आपको मिलेंगी। सारी क्लासेस ऑनलाइन होने वाली हैं, लेकिन क्लासेस में जितने भी नोट्स हैं वो सारे नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। इसमें आपको AI पावर्ड लर्निंग मिलेगी, AI के माध्यम से आप अपने आंसर्स को इवैल्यूएट करा सकते हैं। इसमें आपको प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, मेंस की प्रैक्टिस सीरीज और इसके साथ साथ 3 साल तक का करंट अफेयर का एक्सेस भी मिलेगा। और सबसे खास बात यह है कि अभी हमारा फेस्टिवल लर्निंग ऑफर चल रहा है, जिस ऑफर पर आपको हमारे कोर्स पर 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, जो कि इस साल का सबसे न्यूनतम प्राइस होने वाला है। तो जाहिर तौर पर एक अच्छा मौका आपके पास मौजूद है। ये ऑफर 30 अगस्त तक आपका वैलिड रहने वाला है और 30 अगस्त के बाद जो है यानी कि 31 अगस्त को आपका प्राइस
हाइक हो जाएगा, यानी कि प्राइस में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो एक अच्छा मौका आपके पास मौजूद है। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप हमारा नोट कर लीजिए, नंबर है हमारा 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब हम यहां से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि जो आपका जो जो घटना यहां पर हमको नेपाल में देखने को मिली है, उस घटना को आप कह सकते हैं क्रायो हाइड्रोलॉजिकल फ्लड। क्या कहा जा सकता है उसको? उसको कहा जा सकता है क्रायो हाइड्रोलॉजिकल फ्लड, क्योंकि ये जो जो फ्लड की घटना हमको देखने को मिली है नेचुरल तरीके से नहीं आई है। ये फ्लड की घटना आई है क्योंकि एक एवलांच हुआ, उस एवलांच की वजह से एक टेम्परेरी डैम बना, फिर वो टेम्परेरी डैम टूट गया। तो एक बहुत मौका हमारे पास मौजूद था जिसको हम इस्तेमाल करके जो भी एरिया है उसको खाली करा सकते थे, लेकिन उतना ध्यान यहाँ पर नहीं दिया गया और इसी वजह से ये जो पूरी घटना है ये इतना गंभीर रूप जो है इस घटना ने धारण कर लिया। तो अब एक जो नॉर्मल फ्लड होती है और दूसरी आपकी जो क्रायो हाइड्रोलॉजिकल फ्लड है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या क्या उनके फीचर्स अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मल फ्लड की अगर आप बात करें, इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है भारी बारिश। जब भारी बारिश होती है तो आपको नॉर्मल फ्लड का इवेंट देखने को मिलता है, जैसी घटना आप कह सकते हैं कि असम में आपको देखने को मिली थी। तो ऐसी घटनाएं आपको जो है आप मुख्य तौर पर जो नॉर्मल फ्लड होती है उसमें आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो हाइड्रोक्रायोलॉजिकल फ्लड होती है उसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है रॉक आइस एवलांच, यानी कि जो आपका पहाड़ों पर आइस मौजूद है, पहाड़ों पर जो ग्लेशियर मौजूद है उसके हिस्से टूट करके जब नदियों में गिरते हैं तो उसकी वजह से भी कई बार आपको बाढ़ देखने को मिलती है। इसको रॉक आइस एवलांच कहा जाता है, इसको क्रायो हाइड्रोलॉजिकल फ्लड भी कहा जाता है। दूसरा, वार्निंग की अगर आप बात करें, क्या इसमें वार्निंग दी जा सकती है? तो आपका जो नॉर्मल फ्लड होती है उसमें वार्निंग का आपको ज्यादा समय मिलता है, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा होता है आपके पास। आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी बारिश होने वाली है, कितना समय हमारे पास मौजूद है। तो उसमें आप कह सकते हैं कि कम से कम आपको 1 से 2 दिन का समय मिलता है लोगों को चेतावनी देने के लिए और लोगों को बाहर निकालने के लिए। लेकिन जब आप बात करते हैं क्रायो हाइड्रोलॉजिकल फ्लड के बारे में, तो क्रायो हाइड्रोलॉजिकल फ्लड के बारे में आपको चेतावनी के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये घटना बहुत तेजी से होती है, बहुत तेजी से आपको एवलांच देखने को मिलता है। वो आपका नदी के अंदर गिरता है और फिर पानी जो है वो लगातार तेजी से बढ़ता रहता है, तो इसीलिए चेतावनी का जो समय है वो बहुत कम रहता है। इसके अलावा अगर आप मलबे के प्रकार की बात करें कि किस तरीके की डिब्री जो है वो आपको नॉर्मल फ्लड और क्रायो हाइड्रोलॉजिकल फ्लड में देखने को मिलती है, तो नॉर्मल फ्लड जो है उसमें मुख्य तौर पर आपको पानी और मड देखने को मिलता है, कीचड़ देखने को मिलता है। तो यही चीजें सामान्यतः आती हैं। लेकिन जो आपका क्रायो हाइड्रोलॉजिकल फ्लड है, क्रायो हाइड्रोलॉजिकल फ्लड में जो पत्थर की चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं, जो रॉक ब्लॉक्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, आइस ब्लॉक्स आपको देखने को मिलते हैं। और इसीलिए क्रायो हाइड्रोलॉजिकल फ्लड को इतना ज्यादा गंभीर माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से नुकसान की जो क्षमता, नुकसान का जो दायरा है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा अगर प्रिडिक्टेबिलिटी की बात करें तो आपका जो नॉर्मल फ्लड है उसको आप पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रायो हाइड्रोलॉजिकल फ्लड को आप पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस यहां पर आपको देखने को मिला और इसी वजह से नेपाल की जो घटना हुई है वो घटना अपने आप में विशेष हो जाती है, क्योंकि उस घटना का आप पहले अनुमान नहीं लगा सकते थे। उस घटना में चेतावनी का समय बहुत कम होता है। नेपाल में जो घटना हुई उसमें जो मलबा आया, जो डिब्री आपको देखने को मिली वो ज्यादा खतरनाक डिब्री थी और इसी वजह से जान माल का जो नुकसान है वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो घटना हमको देखने को मिली, इस घटना के पीछे क्या संभावित कारण जो है वो यहां पर हमको देखने को मिल सकते हैं। अब यहां से हमारा जो आर्टिकल है वो थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाता है, थोड़ा सा वैज्ञानिक हो जाता है और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं वो यहां पर अब इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किए गए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, सबसे पहला जो कारण यहां पर पूरा आर्टिकल हमारे सामने बताता है वो कारण है आपका ऊंचाई आधारित वार्मिंग, यानी कि एलिवेटेड बेस्ड वार्निंग जो है उसको इसका सबसे पहला कारण बताया गया है। आर्टिकल हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो रखता है। आर्टिकल हमको ये कहता है कि दुनिया भर में अगर आप देखेंगे तो दो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, जो आपकी बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं, वहां पर आपको ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के दूसरे हिस्सों की तुलना में ज्यादा देखने को मिलेगी। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव मुख्य तौर पर आपको हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जहां पर दुनिया में 2 पोल्स के बाद, जो हमारे ध्रुवीय इलाके हैं, उनके बाद सबसे ज्यादा बर्फ मौजूद है। तो यहां पर जो आपका हिमालय का ऊपरी इलाका है, हिमालय का ऊंचाई वाला इलाका है, वहां पर आपको ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा तेजी से देखने को मिलेगी। अब वहां पर ग्लोबल वार्मिंग अगर ज्यादा तेजी से हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बर्फ वहां पर मौजूद है वो बर्फ भी आपका तेजी से पिघल रही है, और बर्फ अगर तेजी से पिघल रही है तो वहां की जो स्ट्रक्चरल कैपेसिटी है वो भी लगातार कमजोर होती जा रही है। बर्फ की जो टुकड़े हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वो लगातार अस्थिर होते जा रहे हैं, अनस्टेबल होते जा रहे हैं, और वहां पर नई झीलें जो हैं, नए लेक्स जो हैं, नए ग्लेशियर लेक्स जो हैं,
उनका आपको निर्माण होता हुआ नजर आएगा। तो ये इसका एक कह सकते हैं आप स्ट्रक्चरल कारण है, एक बेसिक कारण यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो घटना यहां पर हमारे सामने हुई है उस घटना में कहीं ना कहीं एलिवेशन बेस्ड वार्मिंग जो है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो इस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने समझा। अब यहां पर देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या रहा है। जो एलिवेटेड बेस्ड वार्मिंग आपको देखने को मिल रही है, जो ऊंचाई पर ज्यादा तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ज्यादा तेजी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसका प्रभाव क्या रहा है, उसके कुछ आंकड़े भी हमारे सामने यहां पर दिए हुए हैं। आंकड़ों की अगर आप बात करें, आंकड़े हमारे सामने ये बताते हैं कि अगर आप नेपाल के हिमालयी क्षेत्र की बात करें तो नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों में जो आपका झीलों की संख्या है वो 2005 के आसपास लगभग 1926 के आसपास हुआ करती थी। 2005 में नेपाल के हिमालय में लगभग 1926 झीलें हुआ करती थी, जो आपका ग्लेशियर है उनकी वजह से बनी थी। लेकिन 2024 में झीलों की संख्या लगभग बढ़कर के 2631 के आसपास पहुंच चुकी है। यानी कि पिछले कुछ सालों में आपका अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में यहां पर जो आपकी झीलों की संख्या है उसमें 700 झीलें जो हैं, नई झीलें आपको नेपाल के क्षेत्र में देखने को मिली हैं। तो जाहिर तौर पर ये नई झीलें क्या दिखाती हैं, ये झीलें बनती कैसी हैं? ये झीलें अपने आप तो नहीं बनती हैं, ये झीलें तब बनती हैं जब जो आपका ग्लेशियर का पानी है उसका पिघलाव, जब ग्लेशियर का पिघलाव होता है और ग्लेशियर का पानी लगातार इकट्ठा होता है और इसी वजह से नई झीलों का निर्माण होता है। इसके अलावा एक आंकड़ा आपको और मौजूद है, जो आंकड़ा आपको ये कहता है कि 2000 के दशक के बाद से वर्तमान समय को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि बर्फ के पिघलने की जो दर है वो लगभग आपका दोगुनी हो चुकी है। बर्फ के पिघलने की जो दर है वो लगभग आपका दोगुनी हो चुकी है। तो ये कुछ फैक्ट्स यहां पर हमारे सामने मौजूद हैं, जो फैक्ट्स दिखाते हैं कि समस्या केवल आइसोलेटेड नहीं है, घटना केवल नेपाल की वजह से नहीं हुई है या घटना केवल नेपाल में नहीं हुई है, ये घटना पूरे हिमालयी क्षेत्र तक विस्तारित है। तो जो देश आपके हिमालय में आते हैं वो सभी देश वर्तमान समय में बहुत वल्नरेबिलिटी में मौजूद हैं, बहुत सुभेद्यता में मौजूद हैं। तो ऐसे में किसी देश को ये नहीं सोचना चाहिए कि घटना तो केवल नेपाल में हुई है या घटना तो कहीं और हुई है। घटना हमारे देश में भी हो सकती है, घटना हमारे देश में भी कल को प्रभावित कर सकती है। तो इसीलिए हमको इसके लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। तो ये हमने देखा कि ओवरऑल क्या इवेंट जो है वो यहां पर आपको देखने को मिला है। फिर अगली वही बात है, अगला वही पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो घटनाएं हो रही हैं ये घटनाएं केवल किसी एक देश तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इनको बाउंड्रीलेस इवेंट कहा जा सकता है। बाउंड्रीलेस इवेंट का मतलब ये है कि ये घटनाएं केवल आपको एक ही देश में देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसी घटनाएं आपको भारत में भी देखने को मिली हैं, ऐसी घटनाएं आपको नेपाल में पहले भी देखने को मिली हैं, ऐसी घटनाएं आपको तिब्बत में भी देखने को मिली हैं, चाइना के इलाके में देखने को मिली हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो हमारा जो उत्तराखंड का इलाका है 2025 में उत्तराखंड के धराली क्षेत्र में आपको बर्फ के अचानक टूटने की वजह से इसी तरीके का इवेंट देखने को मिला था, जिसकी रिपोर्ट जो है, जिसका अनुमान जो है वो इसरो के डेटा के आधार पर लगाया गया था। तो 2025 में धराली में आपको इवेंट देखने को मिला था। इसके अलावा तिब्बत के क्षेत्र की अगर आप बात करें, तिब्बत का जो क्षेत्र है जुलाई 2025 में ही तिब्बत का पुरेपू ग्लेशियर जो है, पुरेपू ग्लेशियर के अचानक पुरेपू जो ग्लेशियर है उसमें जो झील है उस झील के अचानक जो है पानी के ड्रेन होने की वजह से पूरा जो निचला इलाका जो है वो यहां पर प्रभावित हुआ था और बहुत सारा परिवहन बाधित हुआ था। और ये घटना केवल तिब्बत तक सीमित नहीं रही थी, इस घटना ने नेपाल को भी प्रभावित किया था। और अभी वर्तमान समय में नेपाल में भोटे-कोशी त्रासदी तो आपको देखने को मिली ही है, जिस भोटे-कोशी त्रासदी की वजह से नेपाल और तिब्बत दोनों क्षेत्र जो हैं वो यहां पर प्रभावित हुए हैं। तो आर्टिकल ये बताता है कि इस पूरी घटना को हमको एक आइसोलेटेड इवेंट या एक कंट्री बेस्ड इवेंट के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस पूरी घटना को हमें एक ग्लोबल इवेंट के तौर पर और कम से कम एक रीजनल इवेंट के तौर पर तो देखना चाहिए, और तभी जाकर के हम इस प्रॉब्लम को और बेहतर ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। अब यहां पर हमारे सामने सवाल ये उठता है, जो सवाल यहां पर सोशल मीडिया पर पूछा भी जा रहा है, वो सवाल ये है कि क्या नेपाल में जो इवेंट हमारे सामने देखने को मिला है, क्या नेपाल में जो घटना हुई है, क्या इस घटना में कहीं ना कहीं मॉनसून भी जिम्मेदार है? तो इसके लिए आर्टिकल हमको ये बताता है कि डायरेक्टली आप मॉनसून को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं। मॉनसून इसका एक उत्प्रेरक हो सकता है, इसका एक कैटलिस्ट हो सकता है, लेकिन मॉनसून को आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये घटना केवल बारिश की वजह से हुई है। बारिश ने इस घटना को बढ़ोतरी दी है, बारिश ने इस घटना को आगे बढ़ाया है, लेकिन बारिश ने इस घटना को जन्म नहीं दिया है। बारिश का क्या रोल रहा है अगर आप देखें तो आपका जो ह्यूमन जेनित वार्मिंग है, वो आपका जो ह्यूमन इंड्यूस्ड वार्मिंग है, जो लगातार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और दुनिया भर के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो आपका एयर में मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी है, वैसे इस पूरे टॉपिक को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो मॉइस्चर में एयर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी आपका बढ़ती जा रही है। तो आपका जो एयर है, एयर में मॉइस्चर लगातार बढ़ता जा रहा है, और जब एक समय ऐसा आता है जब हमारी एयर जो है वो मॉइस्चर को होल्ड करने में सक्षम नहीं होती है, तो सारा का सारा पानी एक साथ आपका
नीचे गिर जाता है। और इसकी वजह से जो हिमालयी क्षेत्र पहले से बहुत कमजोर है, हमने अब इन चीजों को आपको जोड़ करके देखना है कि आपका हमने देखा था एलिवेशन इंड्यूस्ड वार्मिंग आपको देखने को मिल रही है। एलिवेशन इंड्यूस्ड वार्मिंग की वजह से हिमालय क्षेत्र पहले से बहुत ज्यादा कमजोर है, उसके जो बर्फ के इलाके हैं वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हैं। अब इन कमजोर बर्फ के इलाकों में अगर और तेजी से बारिश होगी तो इसकी वजह से जो आपके बर्फ के टुकड़े हैं वो टूट करके नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, वो टूट करके आपका झीलों में गिरना शुरू हो जाएंगे, वो टूट करके नदियों में गिरना शुरू हो जाएंगे। और इसकी वजह से जो आपकी प्रॉब्लम है वो और ज्यादा गंभीर हो सकती है, प्रॉब्लम जो है वो और ज्यादा गंभीर हो सकती है। तो यहां पर आपका जो क्लाइमेट चेंज है वो इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और इसी वजह से ये जो पूरा आर्टिकल है, इस आर्टिकल में एक नया शब्द आपको देखने को मिलेगा और इस नए शब्द को आपको याद रखना है। तो ये जो आज का हमारा आर्टिकल है बहुत टेक्निकल आर्टिकल है, तो इसीलिए इसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो आर्टिकल है हमारे सामने इस पूरी घटना को डिफाइन करने के लिए और इसमें क्लाइमेट के रोल को डिफाइन करने के लिए क्लाइमेट चेंज को एक शब्द देता है और क्लाइमेट चेंज को इसमें थ्रेट मल्टीप्लायर के रूप में संदर्भित किया गया है। थ्रेट मल्टीप्लायर का क्या मतलब होता है? सबसे पहले मल्टीप्लायर का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लायर का बहुत सिंपल सा मतलब होता है वो चीज जो किसी घटना को ज्यादा बढ़ा देती है, जो किसी चीज को ज्यादा और मजबूत कर देती है। वो उस चीज की शुरुआत नहीं करती है बल्कि उस चीज को मजबूत करती है। तो अब हो क्या रहा है कि जो आपका क्लाइमेट चेंज है वो थ्रेट मल्टीप्लायर के तौर पे काम कर रहा है, यानी कि थ्रेट तो पहले से मौजूद है। ऐसा नहीं है कि बाढ़ पहले नहीं आती थी, नेपाल के क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में, तिब्बत के क्षेत्र में पहले भी बाढ़ आती थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से वो बाढ़ जो है वो और ज्यादा एग्जिजरेट हो गई है, वो और ज्यादा मजबूत हो गई है, वो और ज्यादा मल्टीप्लाई हो गई है, उसकी क्षमता जो है वो और ज्यादा विस्तारित हो गई है। वही बात इस पूरे आर्टिकल में कही गई है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो आपका एक थ्रेट मल्टीप्लायर के तौर पर काम कर रहा है। क्लाइमेट चेंज जो है वो एक थ्रेट मल्टीप्लायर के तौर पर काम कर रहा है, जहां पर आपका हमारी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा जो पूरा हिमालय का इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम कमजोर हो रहा है, बर्फ लगातार पिघलती जा रही है, झीलों का लगातार विस्तार होता जा रहा है। और दूसरी तरफ आपका जो मॉनसून है वो एक ट्रिगर के तौर पे काम कर रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून जो है वो भी लगातार, उसमें बारिश की जो इंटेंसिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये एक ट्रिगर के तौर पे काम करता है। तो पहले से आपका ग्राउंड जो है वो कमजोर है और कमजोर ग्राउंड पर अगर आप बहुत तेजी से बारिश करेंगे तो वो ग्राउंड जो है वो टूटना शुरू कर देगा। और यही चीज आपको हिमालयी एरियाज में देखने को मिल रही है कि ग्राउंड कमजोर है। इस कमजोर होते ग्राउंड में जब तेजी से बारिश होती है तो आपकी बर्फ टूटना शुरू होती है और वो बर्फ टूट करके नदियों में जाकर के गिरती है, झीलों में जाकर के गिरती है और वहां से झीलों और नदियों का जो पानी है वो इंसानी इलाकों में आना शुरू हो जाता है। तो इसको क्या कहा गया है? इसको थ्रेट मल्टीप्लायर कहा गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। अब यहां पर अगर आप देखें तो रोकथाम कैसे किया जा सकता है इसकी। अब ये तो हमने सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली हैं कि हमारे को आपको क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। अब सवाल ये उठता है कि हम इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो आर्टिकल सबसे पहले ये कहता है कि आप यहां पर हिमस्खलन को नहीं रोक सकते हैं, आप एवलांचेस को नहीं रोक सकते हैं, आप यहां पर बर्फ के ढहने को नहीं रोक सकते हैं। तो हमारा ध्यान जो है वो आपका समस्या को रोकने की बजाय समस्या का नुकसान कम करने पर होना चाहिए। तो क्या क्या कर सकते हैं, यहां पर आर्टिकल हमारे सामने क्या क्या सुझाव देता है। सबसे पहले आर्टिकल ये कहता है कि अभी जो जरूरी है वो उसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। रियल टाइम मॉनिटरिंग भी यहां पर 2 लेवल्स पर करने की बात की गई है। सबसे पहले तो हमको आपका सैटेलाइट्स के माध्यम से जो भी झीलें इस पूरे क्षेत्र में मौजूद हैं उन झीलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करनी चाहिए और ये देखना चाहिए, लगातार हमको उसका एनालिसिस करते रहना चाहिए कि कौन सी झील में विस्तार हो रहा है, कहां पर एवलांच की घटना आने की ज्यादा संभावना है, कहां पर बारिश के आने की ज्यादा संभावना है। तो साइंटिफिक तरीके से हमको सबसे पहले इन तमाम वेरिएबल्स का अध्ययन करना चाहिए, इनकी जो है स्टडी की जानी जरूरी है। लेकिन आर्टिकल ये भी कहता है कि आप केवल सैटेलाइट पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। आपको जो कॉमन लोग हैं, जो समुदाय है, जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी अलर्ट सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। कम्युनिटी अलर्ट सिस्टम डेवलप करने का मतलब 2 आधार पर आप समझ सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि आपका सैटेलाइट पर आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो जो लोग उस एरिया के आसपास रहते हैं, जो लोग आपका झीलों के आसपास रहते हैं, जो लोग आपका इस तरीके के पहाड़ों के आसपास रहते हैं, उन लोगों को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि अगर कल को इस तरीके की कोई वृद्धि उनको नजर आती है, कोई असमानता उनको नजर आती है, कोई चेंज उनको नजर आता है तो वो इसके बारे में अथॉरिटीज को जानकारी दे सकें। और दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो जानकारी हम एकत्र कर रहे हैं उस जानकारी का प्रसार बहुत जरूरी है,
लोगों तक वो जानकारी पहुंच सके। ऐसा ना हो कि हम सैटेलाइट का डेटा तो इकट्ठा कर लें, हमको कहीं से इंफॉर्मेशन तो मिल जाए लेकिन वो इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच ही ना पाए। इंफॉर्मेशन का लोगों तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये आपका सामुदायिक अलर्ट का मतलब है, तो सामुदायिक अलर्ट इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट की मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। तो रियल टाइम ओवरऑल अगर आप कहें तो रियल टाइम मॉनिटरिंग पर यहां पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा जो यहां पर चीज है वो ये है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमको और रेजिलिएंट तरीके से डेवलप करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के रेजिलिएंट तरीके से डेवलप करने का मतलब ये है, बहुत सिंपल इसकी बात ये है कि अगर आप देखें वर्तमान समय में आपको बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिला है। पर ये नुकसान क्यों हुआ है? क्या ये नुकसान क्या 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 नदियां जो हैं वो कहीं किसी अलग रास्ते से निकल करके आई हैं, किसी अलग तरीके से निकल करके आई हैं? ऐसा तो नहीं है। नदी अपने उसी रास्ते से निकल करके आई है जिस रास्ते से नदी हमेशा से आती रही थी। तो आखिर नुकसान के पीछे की वजह क्या है? नुकसान के पीछे की वजह यह है कि हमने नदी के रास्ते में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, बहुत सारी अवसंरचना हमने बना ली है। तो अभी यहाँ पर आर्टिकल हमारे सामने ये सुझाव देता है कि अगर अब जब हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो मॉनिटरिंग करने के दौरान हमको जो है हजार्डस मैपिंग करनी चाहिए। हजार्डस मैपिंग का मतलब यह है कि हमको उन जगहों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिन जगहों पर नुकसान होने की संभावना ज्यादा है, जिन जगहों पर बाढ़ आने की संभावना ज्यादा है। और अगर हम उन जगहों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद ये हमारी जिम्मेदारी है कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कम किया जाए, वहां पर कम से कम अवसंरचना का विकास किया जाए, लोगों को वहां पर जाने से रोका जाए, ताकि आपका उस क्षेत्र में अगर कल को ऐसी कोई सिचुएशन बनती भी है तो सिचुएशन जो है नदी अपने रास्ते से निकल जाए और नदी का कोई ज्यादा प्रभाव जो है, कोई जानमाल का ज्यादा नुकसान जो है वो आपको लोगों को ना देखने को मिले। दूसरा यहां पर जो कहा गया है वो ये है कि हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल ये कहता है कि आप हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि हिमालयी नदियों में हाइड्रोलॉजिकल एनर्जी डेवलप करने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी मौजूद है और उस कैपेसिटी का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि जब हम अपने हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट डेवलप करें तो उस डेवलपमेंट के दौरान जितने भी वेरिएबल्स हैं वो तो हम ध्यान में रखते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी ध्यान में रखें कि आपका कौन सा इलाका जो है वो जो इस तरीके के फ्लैश फ्लड के प्रति ज्यादा वल्नरेबल है और उन इलाकों में नए तरीके के इंजीनियरिंग इनोवेशन हम कर सकते हैं। उन जगहों पर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम बाढ़ के प्रति रेजिलिएंट बना सकते हैं और अगर ज्यादा ही खतरा है तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही ना किया जाए। तो इस तरीके से जब हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए तो उसमें जो आपका नदियों की वल्नरेबिलिटी है, जो आपका एवलांच के प्रति वल्नरेबिलिटी है, उसको ध्यान में रखा जाना जरूरी है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसको ध्यान में रखा जाना जरूरी है। तो हमको इसको एक फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सीमा पार सहयोग होना चाहिए। क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन का क्या मतलब हुआ, इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये जो पूरी घटना है, ये पूरी घटना केवल किसी एक देश तक लिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये घटना कल को आज जो है केवल नेपाल में आई है या कल को केवल भारत में आएगी या फिर आपका केवल तिब्बत में आएगी। ये घटना तीनों क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, तीनों क्षेत्रों को आपस में जोड़ करके इसको देखना पड़ेगा। तो नेपाल, काठमांडू और जो आपका नई दिल्ली, काठमांडू और बीजिंग जो है, यानी कि तीनों आपके देश जो हैं जो इस पूरे रीजन से जुड़े हुए हैं, इन तीनों देशों को अपना जलवायु परिवर्तन और इसके साथ साथ अपना जो डिजास्टर मैनेजमेंट का कॉपरेशन है उसको और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। यहां पर क्या क्या किया जा सकता है? सबसे पहला उपाय यहां पर यह है कि हम डेटा साझाकरण कर सकते हैं। डेटा साझाकरण का मतलब यह है कि ऊपर से जहां से तिब्बत से नदियों की शुरुआत होती है उस एरिया में डेटा एकत्र किया जाना चाहिए और उसके बाद चाइना की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि चाइना जो है नेपाल के साथ भी डेटा को शेयर करे और चाइना भारत के साथ भी डेटा को शेयर करे, ताकि कल को अगर नदियों के पानी में कोई राइज हो रहा है, अगर नदी के वाटर में कोई बढ़ोतरी हो रही है तो वो हमको पहले ही पता लग सके और उस संदर्भ में पहले ही हम अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकें। तो एक तो डेटा साझाकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका संयुक्त अभ्यास होना चाहिए, यानी कि ज्वाइंट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत, नेपाल और चाइना की जो आपकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस हैं उनको मिल करके ये कोशिश करनी चाहिए कि हम पहले से ही तैयार रहें कि कल को अगर कोई घटना होती है तो उस घटना से हम आसानी से निपट सकें। अभी वर्तमान समय में भारत, नेपाल और चाइना के बीच में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के कोई बहुत बड़ा अभ्यास जो है वो मौजूद नहीं है। तो ऐसे में एक संयुक्त अभ्यास यहां पर आयोजित होना चाहिए, जैसे जिसमें भारत का जो आपका एनडीआरएफ है वो शामिल हो सकता है, नेपाल की जो है आपका इक्विवेलेंट फोर्स शामिल हो सकती है और चाइना की इक्विवेलेंट फोर्स शामिल हो सकती है। तीनों मिलकर के यहां पर अभ्यास कर सकते हैं। और तीसरा उपाय यह है कि हमको यहां पर पिलग्रिमेज पर भी ध्यान
ध्यान देना चाहिए, तीर्थ यात्रियों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान समय में नेपाल में जो घटना हुई है, उस घटना में बहुत सारे भारतीय तीर्थ यात्रियों की मृत्यु हुई है। तो इसको यहां पर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम पॉलिसी बनाएं, जब भी हम पिलग्रिमेज को लेकर के पॉलिसी बनाएं, तीर्थ यात्रियों को लेकर के पॉलिसी बनाएं, तो उस पॉलिसी निर्माण में हमको आपदा को भी शामिल करना चाहिए। उसमें हमको ये प्रोटोकॉल बनाना चाहिए कि कल को अगर कोई तीर्थ यात्री जो है नेपाल की यात्रा पर गया हुआ है या किसी दूसरे देश की यात्रा पर गया हुआ है, तो उस यात्रा के दौरान अगर कोई इवेंट होता है, अगर कोई इस तरीके की घटना होती है, तो उस घटना से कैसे निपटा जाएगा, उसमें तीर्थ यात्रियों को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, क्या क्या प्रोटोकॉल यहां पर फॉलो होने चाहिए, क्या क्या रूल्स यहां पर फॉलो होने चाहिए, उस देश की सरकार के साथ हम कैसे कोऑपरेट करेंगे, इस तरीके के जो आपके रूल्स हैं, इस तरीके के जो आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, वो यहां पर बनाने बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से तीसरा विकल्प क्या है कि तीनों देशों को आपस में कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो अब यहां पर अंत में हमारा टॉपिक जो होता है समाप्त। अंत में निष्कर्ष के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि सौम्य वार्मिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है, यानी कि सॉफ्ट वार्मिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ये हमारे समय की सच्चाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहे कितना भी इस बात को कहते रहे कि क्लाइमेट चेंज ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के जो प्रत्यक्ष प्रभाव हैं वो आपको भारत और भारत समेत दुनिया के तमाम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पर डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। और अब तो दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन पर भी आपको क्लाइमेट चेंज का प्रभाव देखने को मिल रहा है, और यूरोप में भी हीट वेव की जो घटनाएं हैं वो लगातार आपकी बढ़ती जा रही हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अब सवाल इस बात का है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को हम कैसे कम कर सकते हैं। इस बात से आप इंकार नहीं कर सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान बिल्कुल हो रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है और इस नुकसान को कम करना अब हमारी जिम्मेदारी है, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो भी यहां पर हमने देखा, जो भी उपाय हमने देखे, वो सारे उपाय यहां पर इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए। सारे जो मेजर्स हमने देखे, 3 उपाय यहां पर हमने देखे, उन तीनों उपायों को यहां पर लागू किया जाना चाहिए। तीनों देशों को मिल करके लागू करना चाहिए। भारत को, नेपाल को और चाइना को मिल करके यहां पर काम करने की जरूरत है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। पूरे आर्टिकल को हमने डिस्कस कर लिया है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन क्या है, वो भी हमने देख लिए हैं। अब अंत में आपके लिए करंट अफेयर का एक सवाल है। पहले मेंस का सवाल देखेंगे। मेंस के सवाल में आपसे पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में क्रायो हाइड्रोलॉजिकल जोखिम जो है तेजी से बढ़ रहे हैं। इन खतरों के मुख्य कारणों की चर्चा कीजिए और इनके प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। तो 150 शब्दों में आपको लिखना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन है। क्रायो हाइड्रोलॉजिकल रिस्क आर रैपिडली इंक्रीजिंग इन द हिंदू कुश हिमालयन रीजन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। डिस्कस द प्राइमरी कॉजेज ऑफ दिस रिस्क एंड सजेस्ट मेजर्स टू मिटिगेट देयर इंपैक्ट। 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अंत में एक आपका प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है, ऊंचाई निर्भर तापमान यानी कि एलिवेशन डिपेंडेंट वार्मिंग के कारण हिमालय क्षेत्र शेष ग्रह की तुलना में अधिक तेजी से गर्म हो रहे हैं, जिससे हिमनाद यानी ग्लेशियर्स का सिकुड़ना और हिमनाद झीलों का विस्तार हो रहा है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, क्रायो हाइड्रोलॉजिकल आपदाएं केवल अत्यधिक मानसूनी वर्षा या बादल फटने के कारण ही उत्पन्न होती हैं। तो अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है, ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहां पर इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपने वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे जो दूसरे साथी हैं वो भी इसके बारे में जागरूक हो सकें और इसको लेकर के कंसेंसस जो है वो आपको देश भर में देखने को मिले। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।